हार मत मानो, अभी तुमको बहुत आगे जाना है। जो बोले थे तुमसे नहीं होगा, उन्हें करके दिखाना है। नमस्कार, मैं संदीप यादव ओशन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे डिराक नोटेशन के बारे में और एक चीज़ और भी देखेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन। जैसे हम लोग लास्ट वीडियो वगैरह में बात किए थे तो उन सब में देखे थे, जो जैसे श्रोडिंगर इक्वेशन देखे थे टाइम इंडिपेंडेंट के लिए क्या थी, -h×2m del 2 psi upon del x स्क्वायर प्लस v psi इक्वल टू e psi। ये टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म के लिए थी। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे फॉर फ्री पार्टिकल के लिए और बात करेंगे डिराक नोटेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिराक नोटेशन के बारे में। ये क्या होता है? तो डिराक नोटेशन, ये इसका यूज जो भी वेव फंक्शन होता है उसको क्या करता है, उसको मतलब किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाए। एक तरीके का नोटेशन होता है जिसको ब्रैकेट नोटेशन भी बोला जाता है। तो अभी इसका जो डिराक नोटेशन होता है क्या है, डिराक नोटेशन a physical state of a system is represented form of quantum mechanics। मतलब जो क्वांटम मैकेनिक्स में हमको जो वेव फंक्शन दिया रहता है उसकी फिजिकल स्टेट को हम लोग कैसे उसका क्या नोटेशन होगा, उसको किसके द्वारा दिखाया जाता है। एक स्टेट वेक्टर होता है, उसी के थ्रू दिखाया जाता है। और क्वांटम मैकेनिक्स बाय स्टेट वेक्टर। फिर डिराक ने एक नोटेशन इंट्रोड्यूस किया जिसको बोला जाता है ब्रैकेट नोटेशन। तो ब्रैकेट नोटेशन होता है क्या, अभी समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये ब्रैकेट, ये क्या लिखा गया ब्रैकेट। अब क्या करिए कि इसको सिंपल समझने के लिए इसका यूज कर रहे हैं केवल, तो इसको क्या करिए आप बीच में से कट कर दीजिए, यहां से कट कर दीजिए और एक ये निशान और एक ये, ठीक। ये हो गया ब्रा और ये हो गया कैट। तो इन्हीं दोनों के थ्रू हम लोग उस नोटेशन को यूज करते हैं। मतलब इसको बोला जाता है, डिराक नोटेशन को बोला जाता है ब्रैकेट नोटेशन। ये हो गया ब्रा और ये हो गया कैट। यदि नोटेशन इस टाइप में रहेगा तब हम लोग यूज करेंगे ब्रा का, और यदि नोटेशन इस टाइप में रहेगा तो क्या किसका यूज किया जाएगा, कैट का। तो यह एक केवल नोटेशन है, जो भी वेव फंक्शन हमको दिया जाता है उसको हम लोग इसी नोटेशन के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं या प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको जो एक डिराक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस नोटेशन को लाया था। तो डिराक इंट्रोड्यूस a new notation, is denoted by wave function in bracket notation।
तो जो भी हमको वेव फंक्शन सपोज दैट जो साई है, साई क्या है, यह एक वेव फंक्शन है एक्स और टी का, जो कि हम लोग पहले से ही जानते हैं। साई क्या है, यह एक वेव फंक्शन है। तो इसी को क्या करना है, हमको इस ब्रैकेट नोटेशन के थ्रू समझना है। इसका मतलब क्या नोटेशन होगा, जहाँ हम लोग इस क्वांटम मैकेनिक्स में नोटेशन का ही यूज करेंगे हम लोग। तो कभी कभी मतलब साई को ब्रा साई लिखा जाएगा, कभी कैट साई। तो कब कैट साई पढ़ेंगे, कब ब्रा साई, तो उसके लिए क्या होगा, अभी जैसे हम लोग बात की है, अगर मान लीजिए उस ब्रैकेट को एक बार हम लोग फिर से लिख देते हैं, ब्रैकेट और बीच में से ऐसे कट कर दीजिए। ठीक, क्या करना है कि ये जो इतने को बोलेंगे ब्रा, ठीक, और इधर वाला जो होगा इसको बोलेंगे कैट। अब देखिए यदि साई है, साई को क्या लिखेंगे, कैट साई। कैट के लिए कौन सा नोटेशन होगा, एक ये वाली लाइन सीधी और एक ये वाला जो ब्रैकेट है एंगुलर ब्रैकेट। तो यदि ऐसे लिखा गया है तो इसको क्या पढ़ेंगे, कैट साई। रीड एज कैट साई, कैट साई। ये क्या है, इसको अगर ऐसा नोटेशन है, इस टाइप में लिखा गया है तो इसको बोलेंगे कैट साई। अब इसी का यदि हम लोग इस साई का ही क्या करें, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यदि साई स्टार है तो इसको लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, ब्रा साई। तो उसका नोटेशन इस टाइप में आएगा। इसको देखें तो इसमें क्या आ जाएगा, ये इसको क्या पढ़ेंगे, रीड एज ब्रा साई। इसको क्या पढ़ा जाएगा, ब्रा साई। तो इसका मतलब हम लोग एक चीज यहाँ पर कॉमन, एक चीज हमको निकल के आ रही है कि यदि कोई भी कैट साई है तो अपने साथ ब्रा साई भी लिए रखता है। वो कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पर साई है तो हर एक वेव फंक्शन का क्या होगा, उसका एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। तो यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई स्टार है। तो साई स्टार को हमने यहाँ पर कैसे डिनोट किया है, जो नोटेशन यूज किया गया है, ब्रा साई। यदि इस टाइप में लिखा गया है तो इसको क्या पढ़ेंगे, ब्रा साई, और यदि ऐसे लिखा गया है तो इसको क्या पढ़ेंगे, कैट साई। यह एक केवल नोटेशन है। और आगे अगर हम लोग देखेंगे, अगर जब हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर निकालेंगे तो वहां पर थोड़ा नोटेशन अलग हो जाता है उसमें। तो अभी तो खैर उसके बारे में नहीं बात करनी है, आगे जब हम लोग बात करेंगे तो उसके लिए अलग नोटेशन होगा। तो यहाँ पर जहां तक उम्मीद है आपको डिराक नोटेशन समझ में आ गया होगा। बस क्या करना है कि एक ब्रा होता है और एक कैट होता है, तो उसी में केवल यदि निशान अगर उसका देखें, जो भी अगर इस टाइप में है तो ये तो हो जाएगा ब्रा के लिए, यदि इस टाइप में है तो ये हो जाएगा कैट के लिए। बस सो सिंपल। अब हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, और वो भी फ्री पार्टिकल के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पहले हम लोग बात करेंगे मोशन ऑफ ए फ्री पार्टिकल। तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये दो फॉर्म में होती है, एक टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म में, दूसरी होती है टाइम डिपेंडेंट फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोशन ऑफ ए फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल के लिए बात करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, वो भी टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म में। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म में क्या होती है, अभी जैसा कि हम लोग पहले बात किए कि -h क्रॉस अपॉन 2m
del 2 psi अपॉन del x स्क्वायर प्लस v psi इक्वल टू e psi। इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो भी फ्री पार्टिकल के लिए। फ्री पार्टिकल देखिए यहाँ पर ये जो v है, v क्या है, यह एक पोटेंशियल एनर्जी है। तो अलग अलग v की वैल्यू के लिए अलग अलग इसका सॉल्यूशन आएगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फ्री पार्टिकल के लिए। तो फ्री पार्टिकल के लिए क्या होता है कि जो ये जो v की जो वैल्यू होती है, या तो ये कांस्टेंट होनी चाहिए, जो v होगा या तो कांस्टेंट हो, या फिर ये इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तब हम लोग उस पार्टिकल को बोलेंगे वह जो पार्टिकल है वह एक फ्री पार्टिकल है। तो फ्री पार्टिकल के लिए यह वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, तो उसी के लिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। बस सिंपल है, यदि किसी की भी जो भी पार्टिकल आपको दिया गया है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, कुछ कोई भी है, यदि उसकी पोटेंशियल एनर्जी V या तो रिमेन्स कांस्टेंट होनी चाहिए या फिर इक्वल टू 0 होगा, तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे जो भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो फ्री पार्टिकल किसे कहते हैं? फ्री पार्टिकल के लिए उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वह रिमेन्स कांस्टेंट होनी चाहिए या फिर इक्वल टू 0 होना चाहिए। कह सकते हैं ए पार्टिकल is said to be free particle a particle is said to be free particle when its potential energy remains constant or equal to 0। देखिए यदि v की वैल्यू या तो कांस्टेंट होनी चाहिए या फिर वह इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो उस पार्टिकल को बोला जाएगा फ्री पार्टिकल। तो फ्री पार्टिकल के लिए क्या होगा, कह सकते हैं दैट इज v इक्वल टू 0। ठीक, अब हम लोग जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म में जो है उसको लिखेंगे। द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन in one dimension is given as। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म के लिए क्या है, अभी जैसे कि हम लोग कई बार मैं लिख चुका हूँ, -h×2m del 2 psi अपॉन del x स्क्वायर प्लस v psi इक्वल टू e psi। ठीक, ये तो हमारे पास क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म के लिए। हमको बात करनी है फ्री पार्टिकल के लिए। तो फ्री पार्टिकल के लिए अभी हमने बोला कि जो v की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, तो इसका मतलब ये जो चीज होगा इतना, तो ये तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मिलेगा क्या, अगर बात करें फॉर फ्री पार्टिकल v इक्वल टू 0, तो हमको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या मिलेगी, ये मिल जाएगी -h×2m del 2 psi अपॉन del x स्क्वायर प्लस ये चीज 0 हो जाएगी, तो यहाँ 0 हो जाएगा इक्वल टू e psi। ठीक, अब इसी चीज को थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा,
बस ये जो वैल्यू है इसको आप इस तरफ लेके चले जाइए और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस एच क्रॉस अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई साई है, क्योंकि ये तो जीरो है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करें कि ये जो वैल्यू है आप इसको इस तरफ लेकर जाइए। यहाँ पर क्या बचेगा, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इंटू साई, इतना मिल जाएगा। अब क्या करें, इस चीज को हम लोग इस तरफ लेकर आते हैं लेफ्ट साइड में, तो क्या मिलेगा, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m ई अपॉन एच क्रॉस इंटू साई इक्वल टू 0, ये मिल गई। अब यहां पर क्या आ जाएगा, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम लोग इतने की वैल्यू को क्या मानते हैं, अल्फा स्क्वायर, कुछ भी मान सकते हैं आप यहाँ पर, या फिर इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि इतना ना लिखने की वजह से हम लोग केवल अल्फा का यूज कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यह क्या है, यह एक सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन भी होगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो यदि क्योंकि इसका सॉल्यूशन जो अगर हम लोग करेंगे यह एक मैथमेटिक्स का पार्ट है, तो चाहे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अल्फा बराबर क्या है, वेयर अल्फा इक्वल टू क्या है, √2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। क्यों, यही चीज दिया गया है, अल्फा बराबर यहाँ पर इतना है, और ये जो इक्वेशन दी गई है ये सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका एक सॉल्यूशन भी होगा। तो दिस इज सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यह एक सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका एक सॉल्यूशन भी होगा। एंड द सॉल्यूशन ऑफ above equation may be written as इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, अगर हम लोग इसको डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि ये जो है यह एक मैथमेटिक्स का पार्ट है, इसलिए उसका यूज नहीं करेंगे। मतलब इसका क्या सॉल्यूशन होगा, मतलब केवल हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट को ही यहाँ पर ले लेंगे। तो हमको जो साई की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी C1 e पावर i अल्फा x प्लस C2 e पावर माइनस i अल्फा x। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा इतना मिलेगा, क्योंकि देखिए ये काफी आसान है, इसको चाहे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर देखिए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, ए ये हो जाएगी m स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। केवल ये जो सॉल्यूशन आया है वो कैसे आया है हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का पार्ट है, इसलिए इसके प्रूफ में इस चीज को हमको इंक्लूड नहीं करना है, बस आप समझिए। तो इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो क्या होगी, m स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करें, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है,
एम स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं आई अल्फा का होल स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है ये जो आई है ये आयोटा वाला आई है, आई की वैल्यू कितनी होती है √-1 होती है, तो ये इसी के बराबर लिखा गया है। ठीक, तो यहाँ पर m बराबर क्या हो जाएगा प्लस आई अल्फा। तो m बराबर हमको मिली, एक वैल्यू मिली आई अल्फा और दूसरी मिली -i अल्फा। ठीक, तो इसका इस इक्वेशन का जो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जो साई हो जाएगा ये हो जाएगा C1 e की पावर, पहले हम लोग ये वाले ले लेते हैं तो i अल्फा x हो जाएगा एंड प्लस C2 e की पावर -i अल्फा x। और तो आप इसको मतलब ऐसे निकाल सकते हैं, पता होना चाहिए, लेकिन इसको हम लोग इस प्रूफ में यूज नहीं करेंगे, इतने चीज को लिखना नहीं है, बस समझने के लिए है, या बाकी इसका यूज हमको इसमें नहीं करना है। क्योंकि अगर हम लोग आगे भी जो भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी रहेगी उसके जब हम लोग सॉल्यूशन पे बात करेंगे तो क्या करेंगे, केवल उसका रिजल्ट लिख दिया जाएगा, ना कि इस तरीके से उसको मतलब उसका सॉल्यूशन करेंगे, उसका सॉल्यूशन नहीं करना है, बस आप उसके डायरेक्ट रिजल्ट को लिख दीजिए। क्योंकि ये मैथमेटिक्स का पार्ट है इसलिए फिजिक्स में उसका उतना यूज नहीं, केवल आप उसका रिजल्ट को लीजिए और वहां पर रख दीजिए। तो यहाँ पर ये जो हमको जो साई मिला है ये क्या मिला, C1 e की पावर i अल्फा x प्लस C2 e की पावर -i अल्फा x, वेयर C1 एंड C2, ये C1 और C2 क्या है, कांस्टेंट है, वेयर C1 एंड C2 are some arbitrary constant। जहां पर C1 और C2 क्या है, यह एक कांस्टेंट है, बाकी हमको पता है अल्फा की वैल्यू ये इतना दिया गया है √2me/h²। तो फ्री पार्टिकल के लिए जो इसका सॉल्यूशन रहा वो क्या रहा, साई इक्वल टू C1 e की पावर i अल्फा x प्लस C2 e की पावर -i अल्फा x। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।